सप्ताह की बात। सप्ताह की बात में हम पूरे सप्ताह भर की घटनाओं पर चिंतन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने-माने पत्रकार, अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता और उन सारी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह रहा है। दुनिया से लेकर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भी तमाम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण समाचार हमारे सामने आए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण समाचार तो आया है अमेरिका से। अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बार हारने के बाद धमाकेदार वापसी हुई है। उनके ऊपर आपराधिक मामले ऑलरेडी हैं। अगर उनको सजा सुना दी गई होती तो शायद राष्ट्रपति न बन पाते और अगर भारत रहता तो शायद नहीं बन पाते। लेकिन आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर जो जैसे हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है, ये कहा जा सकता है। और वहां आते ही आते उन्होंने जिस तरीके से पूंजीवाद का, कारपोरेट पूंजीवाद का नक्शा खींचा है, आते आते एक झटके में उन्होंने कह दिया कि अब दुनिया दो भागों में बटी रहेगी। इसमें दो ही लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, बीच का कुछ नहीं है। मतलब अब सीधे दक्षिण पंथ है, वाम पंथ है, बीच का कुछ नहीं है। और जो दक्षिण पंथ है, जो वामपंथ की तरफ है, वो हमारी तरफ नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। जो चीज पर आज की तारीख में भारत धीरे धीरे चल रहा था उस पर सर पर दौड़ रहे हैं। और वहाँ कई बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं जिसका विश्लेषण हमारे साथी करेंगे। चीन को, जो जिसको वो अपना प्रबल प्रतिद्वंदी और अपना दुश्मन मानते हैं, उससे प्रेम की पेगे उन्होंने बढ़ाया है और रूस पर हमला बोला है। आते आते इसराइल फिलिस्तीन का युद्ध न रुकवाने की कोशिश की है और अगला टारगेट उनका है कि रूस और उसकी उसकी लड़ाई भी, यूक्रेन की लड़ाई भी रोक दिया जाए। एक नए तरीके का वार और एक नए तरीके का संघर्ष दुनिया के पैमाने पर शुरू हुआ है। वही हमारे देश में आने वाले दिनों में और खास करके दिल्ली में चुनाव का माहौल बना हुआ है। दिल्ली के चुनाव का मतलब होता है पूरा देश का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और वहां पर सीधे सीधे देखा जाता है कि देखिए पूरा का पूरा चुनाव तीन ध्रुवों में बट गया है। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। मतलब जो पिछला गठबंधन था, चाहे इंडिया गठबंधन रहा हो, चाहे एनडीए गठबंधन रहा हो, वो सब का सब दूसरे टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं पर अभी उसका संसद सत्र चलना है और उसका ये विवर्ष है, उसमें हलवा भी बना है और हलवा बटा है। और उस हलवा बटने में फिर अब तक का कैसे हलवा बटता रहा है, क्या होता रहा है, आप सब लोग जाने हैं। इस बार फिर हलवा बटा है और उस हलवा में आम आदमी के लिए और खास करके मध्य वर्ग के लिए कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है। जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है या यो कहीं कुछ की संख्या घटती जा रही है और निम्न श्रेणी में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरा पूरा। तो वहां पर टैक्स की क्या स्थिति बनेगी, उस पर भी हम सारे लोग अपना विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। वहीं आस्था में डुबकी लगाने के लिए खास करके बनारस और ये इलाहाबाद इसमें केंद्र बना हुआ है और उसमें तमाम लोग गोते लगा रहे हैं। मायापुरी से लेकर के राजनेता लोग और तरह तरह का वहां पर उपक्रम चल रहा है। इस सब पर और वहीं हम देखें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में नशाबंदी घोषित की गई है। तमाम शहरों को वहां पर नशाबंदी के लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब वहां पर शराब बिक्री नहीं होगी या जो भी जैसे होगा। इन सारी चीजों पर हम विस्तार से हम हमारे साथी यहाँ अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। आइए अपने पूरे पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं कैलाश मीणा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ छिंदवाड़ा से एडवोकेट आराधना भार्गव जी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार सुभाष राणा के साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मायापुरी और अर्थ की राजधानी से जुड़े हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। तो हम चलते हैं सलीम खान साहब भी। सलीम खान साहब मायापुरी से आप आते हैं और आर्थिक राजधानी है वो, और फिलहाल इस बीच यहाँ पर हलवा भी बटा है और एनडीए और इंडिया का अगर सीधा सीधा देखा जाए किस तरीके से कार्यकर्ताओं, किस तरीके से सांसदों को सीधा सीधा तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखते हैं, आपका विश्लेषण? शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में
ये जो कुछ आपने आखिरी सवाल किया, मैं समझता हूँ कि इससे महत्वपूर्ण बात वो है जो कि आपने शुरू में कही थी, अमेरिका में ट्रंप का आना। और ट्रंप के आने के बाद उन्होंने हर रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर रहे हैं। और जो उनका आखिरी हंगामा है वो ये है कि जो अवैध प्रवासी हैं अमेरिका में, उनको वो ये कह रहे हैं कि हम वापस भेज देंगे। और वो जो अवैध प्रवासी हैं उनमें एक बड़ी लिस्ट उन्होंने बनाई है और उसमें 15 लाख लोग हैं। यानी 15 लाख लोगों को वो अमेरिका से निकालेंगे और उनमें 18,000 भारतीय भी जो है अभी तक शामिल हैं। भारत के लोगों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए अमेरिका जाना कितना बड़ा सपना है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2023 में 3,86,000 लोगों ने H1B नाम का जो है वो वीजा लिया और उसमें जो है वो 3/4 यानी आप समझ लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास जो है वो भारतीय थे। तो इससे अंदाजा होता है कि हमारे देश में अमेरिका के प्रति क्या सोच है और किस तरह से लोग जो है वो वहां जाने के लिए एक जुनून लोगों पे सवार है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी मैक्सिको के हैं, वो बिल्कुल सरहद से लगा हुआ है जैसे बांग्लादेश और भारत। तो ये कहा जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ जाते हैं आसाम और बंगाल। दूसरे नंबर पे उसके 41 लाख लोग हैं अवैध। दूसरे नंबर पे एल सल्वाडोर आते हैं, 8 लाख लोग हैं। और उसके बाद भारत आता है 7.25 लोग। ये अवैध नहीं बल्कि ये वहां के अवैध लोग हैं बल्कि। तो 7.25 लाख लोगों के ऊपर जो भारतीय हैं उनके ऊपर ये तलवार लटक रही है। और हमारे बाद दूसरे ग्वाटेमाला और हॉन्डुरास का नंबर आता है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। जब हमारे विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे तो उसी वक्त ये बात आई और उन्होंने फौरन जो है, और उसके साथ ये भी कहा ट्रंप ने कि अगर कोई देश इसमें आनाकानी करता है, अपने लोगों को वापस नहीं लेता, तो हम उस पर जो है वो टैरिफ लगा देंगे और 100% टैरिफ लगा देंगे, इसकी धमकी भी दे दी। और हमने देखा कि कुछ दो देश जो पहले थोड़ा हिचक रहे थे, उन्होंने आखिर उसके आगे हथियार डाल दिए और फौरन ये कह दिया कि नहीं भाई, हम अपने लोगों को वापस लाने के लिए तैयार हैं। तो ये जो समस्या है, ये अजीब-ओ-गरीब, इसको सिर्फ हम इससे नहीं देख सकते कि कितने लोग आ जाएँगे, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा वगैरह-वगैरह। देखिए ये जो राजनीति है, इन भारत के लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे यहाँ भी एनआरसी का मामला इतने दिन चला है कि बांग्लादेश जिसको आज कहते हैं और आसाम एक ज़माने में एक ही राज्य था, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और आसाम को डेवलप करने के लिए बांग्लादेश से मज़दूर लाए गए और वो मज़दूर वहाँ पे आके रहने लगे। बाद में देश विभाजित हो गया, बांग्लादेश एक अलग जो है वो देश बन गया। लेकिन अब अचानक हमारे यहाँ ये तहरीक चल गई कि ये जो बंगाली लोग आसाम में रहते हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं और इन सबको निकालो। अब वो गरीब लोग हैं, उनके पास या पेपर बताओ, अपने आप को साबित करो। 1947 में आपके बाप दादा, वो गरीब लोग हैं, उनके पास कोई पेपर नहीं। वो जो है दरिया के किनारे खेती करते हैं, चावल उगाते हैं और पानी आता है तो यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाते हैं, वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उनके पास जमीन का भी कागज नहीं। लेकिन इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। आसामियों से कहा गया कि देखो ये बांग्लादेशी आ गए हैं, आपके संसाधन पर जो है ये कब्जा किए हुए हैं और जो है वो इसकी वजह से आपकी सारी समस्या है, हम इन सबको निकालेंगे और आपको खुशहाल बना देंगे। सेम टू सेम गेम जो है वो ट्रंप ने अमेरिका में खेल रहा है। वो ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने अमेरिका को लूटा। खुद ट्रंप ने जो है वो अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करके 10 साल तक टैक्स नहीं भरा और करोड़ों रुपए इसने कमाए।
और इनकी वजह से जो है उस देश में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं, लेकिन ये वो जिम्मेदारी लेने के बजाय इनको पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जो है वो ये मिल गए बाहर के लोग, ये इंडियन आ गए, ये चीनी आ गए। इन लोगों की वजह से जो है हमारे संसाधन पे बहुत बोझ पड़ रहा है, हम इनको निकालेंगे और इसकी वजह से तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। इस तरह से जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मस्क की और दूसरे जो लोगों की है उनकी जो है वो उनको कमाने का मौका दिया जा रहा है। नवंबर से लेके अभी तक जो वहां के 3 बड़े उद्योगपति हैं जो कि ट्रंप के साथ बैठे हुए थे शपथ ग्रहण के वक्त स्टेज पे, उन लोगों की संपत्ति में $33 बिलियन बढ़े। ये $33 बिलियन जो इन्होंने 1.5 महीने में बना लिए, इसकी वजह से अमेरिका का जो आम जनता है वो गरीब है, इसकी वजह से वहां गरीबी और अमीरी में दूरी है, इसकी वजह से महंगाई है, इसकी वजह से बेरोजगारी है, इसकी वजह से घर महंगा है, इसकी वजह से मेडिकल जो है वो सहूलत नहीं मिलती है। लेकिन ये लोग ना तो मस्क पे कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ना खुद अब पॉलिटिशियंस जो है वो राजनीतिक लोग अपनी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, बल्कि इनको जो है ये अवैध प्रवासी मिल गए और ये अवैध प्रवासी के ऊपर सारा जो है वो ठीकरा फोड़ के अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा बहुत बड़ा भला कर देंगे। देखिए, ये इतनी बड़ी एहसान फरामोशी है कि अमेरिका आज जो दुनिया का इतना बड़ा देश बना हुआ है, इसमें 500 जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसको फॉर्च्यून 500 कहते हैं, उसमें 45% लोग जो है वो दूसरे देशों से आए हुए हैं, अप्रवासी लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनके बच्चे काम कर रहे हैं। 55% जो स्टार्टअप अमेरिका में है वो जो है वो बाहर के लोगों यानी जो दूसरे देशों से आए उनका है। $1 अरब की जो है वो उसकी उसमें पैसे लगे हुए। और इसी तरह से जो लोग वहां तालीम के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, वो मुफ्त में नहीं जाते। हर जो एक स्टूडेंट है वो 10 लाख से ज्यादा रुपया जो है वो अमेरिका को देता है और $40 अरब अमेरिका को इनसे मिलते हैं। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, आप ये देखिए कि प्रवासियों के ऊपर, बाहर से आने वालों के ऊपर जो है वो कितनी निर्भर है। लेकिन ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनके खिलाफ माहौल बना के, उनके खिलाफ नफरत पैदा करके और जो है वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और उनका जो है आप ये कह सकते हैं कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। दूसरी एक और बात ट्रंप की मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये है कि ट्रंप एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई हम अपने देश से जो है इन सबको निकाल देंगे, पता नहीं कितने 4 करोड़ लोगों को निकाल देंगे अपने देश से। लेकिन गजा के बारे में वो ये कहते हैं कि गजा के जो लोग हैं उनके लिए मिस्र अपनी बॉर्डर खोल दे, लबनान अपनी बॉर्डर खोल दे और वहां की जो 23 लाख की लोग बस्ती है उसको ये लोग अपने यहाँ बसा लें और वो बर्बाद हो गया है, हम उसको ठीक करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसको ठीक करेंगे, फिर वो आएंगे। यानी अपने देश से लोगों को निकाले और दूसरे देशों से कह रहे हैं कि वो दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ लाए। ये कितना बड़ा जो है वो पाखंड है जो विश्व स्तर पर चल रहा है। वहां के लोगों ने, गजा के लोगों ने कहा कि 15 महीने हम अपनी जमीन के लिए लड़े, हम अपनी आजादी के लिए लड़े, हमने जो है अपने 45,000 लोगों की जो है वो जान कुर्बान की, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अमेरिका में बैठे बैठे जो है वो ट्रंप साहब ये बात कह रहे हैं। और जो इसराइल का वो है वित्त मंत्री, उसने फौरन इसका स्वागत कर दिया, बहुत अच्छा है, इन लोगों को हटाओ ताकि हम जो है उस पर कब्जा कर लें। और वो ये कहता है कि इसकी वजह से हम जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप देखिए कि विश्व स्तर पर जो ये चल रहा है खेल, यानी इंसानों ने सारे संसाधन का मालिक अपने आप को बना लिया है। कोई आदमी आता है, मेहनत करता है, अपने रोजी रोटी पेट पालता है, तो हमको जो है हमारे पेट में दर्द होने लगता है, हमको वो दुखने लगता है। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो हमारे दिल में उसके लिए ईर्ष्या पैदा होती है और हम उसके ऊपर राजनीति करते हैं।
ये बहुत ही गंभीर जो है वो सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए एक सोचने की बात है, चिंता का विषय है कि हम लोग कितने ज्यादा खुदगर्ज हो गए और किस तरह से लोगों का हक मार रहे हैं और किस तरह से उनका हक मार के जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं। शुक्रिया।